हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। पिछले लेक्चर में हमने 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व किया था। इस लेक्चर में हम अन्य जन आंदोलन जो हुए हैं और उनसे संबंधित जो प्रश्न आए हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? ऑप्शंस क्या है? सन्यासी विद्रोह, नील उपद्रव, संथाल विद्रोह, पावना उपद्रव। तो 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा उपद्रव हुआ था? नील उपद्रव हुआ था। ये हुआ कब है? 1859 से 60 में। देख लेते हैं 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह हुआ कब हुआ? 1859 से 60 में। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी में। संथाल विद्रोह 1855 से 66 ईस्वी में। और पावना विद्रोह 1873 से 76 ईस्वी में हुआ था। नील विद्रोह की शुरुआत पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के कृष्णनगर के पास दो साहसी व्यक्तियों विष्णु चरण विश्वास और दिगंबर विश्वास द्वारा संगठित किया गया था। तो कौन कौन? विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। चौगाछा और उसके आसपास के गांवों ने इनके इस विद्रोह के प्रभाव में आकर एकजुट होकर नील की खेती करने से मना कर दिया। यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल के वह काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिक की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों को नील बागान मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे यह विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। 1860 ईस्वी तक नील आंदोलन नदिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 ईस्वी तक लगभग सभी नील कारखाने बंद हो गए। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा अन्य जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। इसमें याद रखिएगा, इसमें हिंदू पैट्रियाट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हिंदू पैट्रियाट के संस्थापक हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया। तो नाटक कौन है? नील दर्पण। कौन लिखा है? दीनबंधु मित्र। और हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन है? हरिश्चंद्र मुखर्जी। ये क्या किए हैं? ये भी उसको अब बढ़ावा दिए हैं। अगला प्रश्न है 1858 से 59 में निम्नलिखित नाटक नील दर्पण नील उत्पादकों की व्यथा उजागर करता है, यह किसने लिखा है? ऑप्शंस क्या हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, अक्षय कुमार दत्त। तो नील दर्पण किसने लिखा है? दीनबंधु मित्र ने लिखा है। अगला प्रश्न है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? ऑप्शंस क्या हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, शरत चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ ठाकुर। तो नील दर्पण लिखा कौन है? दीनबंधु मित्र ने। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की? अभी देख के आ रहे हैं किसने की है? दीनबंधु मित्र ने की है। अगला प्रश्न है नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? दीनबंधु मित्र थे। निम्नलिखित विद्रोहों पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है पावना, दूसरा दिया है नील, तीसरा है कूका, चौथा है सन्यासी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, 4 2 3 1। आइए देखते हैं इसके बारे में। सन्यासी विद्रोह बंगाल में लगभग 1763 से 1800 ईस्वी के बीच हुआ था। नील विद्रोह अभी देख के आ रहे हैं, नील की जबरन खेती के विरोध में किसानों का व्यापक आंदोलन 1859-60 में हुआ था। कूका या नामधारी विद्रोह पंजाब में नामधारी कूका आंदोलन के सशस्त्र टकराव और कठोर दमन की चरम घटनाएं 1871-72 में हुई थी। पाबना कृषक आंदोलन बंगाल जमींदारों के अत्याचारों व अवैध अबाब या जबरन लेवी तथा लगान वृद्धि के विरोध में किसानों द्वारा मुख्यतः 1873 से 76 में चलाया गया आंदोलन था। अगला प्रश्न है नील विद्रोह किसके बारे में था? ऑप्शंस क्या हैं? रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। अगला है रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था। तीसरा है रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। चौथा है नीले रंग के झंडे वाले एक विद्रोही आंदोलन। अगला है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो नील विद्रोह हुआ क्यों था? यह हुआ था रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, उनमें से एक तथा उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती खेती करवाई जा रही थी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? ऑप्शंस क्या है? नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध। दूसरा क्या है? नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। तीसरा है नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना। और चौथा है उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण। तो ये नील की खेती का 20वीं सदी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास क्यों हुआ था? क्योंकि नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना, मतलब नई खोज, जर्मनी में नए डाई बन गए थे जिस कारण ये उतना फायदा दे नहीं रहा था। देख लेते हैं। नील मुख्यतः उष्णकटिबंधीय फसल है। 19वीं शताब्दी के अंत तक अधिकांश यूरोपीय देश के उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कपास के उत्पादन व नील की खेती को भारत में बढ़ावा दिया गया। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा लगभग 30% था, जो 1810 ईस्वी में बढ़कर 95% के लगभग हो गया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोपीय देशों में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने से भारतीय नील उद्योग को तीव्र धक्का लगा। जर्मनी में बनी डाई ने भारतीय नील के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को गंभीर रूप से प्रभावित किया था। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। दूसरा है, सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में हमसे पूछ रहा और फिर पूछ रहा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? ऑप्शंस क्या हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, रामधारी सिंह दिनकर, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। इसके बारे में देख लेते हैं। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। किस विद्रोह पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह पे। आगे 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। तो पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? 1896 ईस्वी के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। अब नोट, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत की रचना प्रारंभ में स्वतंत्र रूप से की थी, जो पहली बार साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में 7 नवंबर 1875 को प्रकाशित हुई थी। बाद में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया, जो 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुई। वंदे मातरम गीत को संगीतबद्ध करने का काम रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था और 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा द्वारा इसे आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। तो ये राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। और इसका पहली बार प्रकाशन कब हुआ था? एक पत्रिका थी जिसका नाम है बंग दर्शन। और किताब अगर पूछे 1882 में प्रकाशित हुई है, आनंद मठ। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख मिलता है? अभी देख के आ रहे हैं किस विद्रोह का उल्लेख मिलता है? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। यहां देख लीजिए आप, सन्यासी कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। ऑप्शंस क्या दिया है? चुआर विद्रोह पर, पॉलीगर विद्रोह पर, सन्यासी विद्रोह पर, तालुकदारों के विद्रोह पर। तो आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पे आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्रोहों में किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? ऑप्शंस क्या है? भील विद्रोह, रंगपुर विद्रोह, रंगपुर तथा विद्रोह दीनापुर, विष्णुपुर और भीर भूमि विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। तो आनंद मठ में किसका उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? ऑप्शंस क्या हैं? दीनबंधु मित्र, बंकिम चंद्र चटर्जी, शिशिर कुमार घोष, हरीश चंद्र। तो सन्यासी विद्रोह को ख्याति किसने प्रदान की? उसका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है। किस पे आधारित है? ऑप्शंस क्या हैं? चुआर विद्रोह पर, रंगपुर तथा दिनाजपुर के विद्रोह पर। अगला है विष्णुपुर तथा वीरभूमि में हुए विद्रोह पर, सन्यासी विद्रोह पर। तो किस पे आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पाबना विद्रोह कब का है? यह है 1873 से 76 का। तो ये तो सही सुमेलित है। दक्कन किसान विद्रोह कब का है? 1875 का। ये भी सही सुमेलित है। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 का है। ये सही सुमेलित नहीं है।
कोल विद्रोह 1870 का नहीं है, 1831 से 32 का है, तो ये भी सही सुमेलित नहीं। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं? इसका सही आंसर है सी और डी, क्योंकि सन्यासी विद्रोह 1763 से शुरू हुआ और कोल विद्रोह 1831 का है। आगे देख लेते हैं। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? ऑप्शंस क्या है? बकास्त भूमि की वापसी की मांग, दूसरा है मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, जमींदारी प्रथा की समाप्ति, वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। तो मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? ऑप्शंस क्या हैं? लाहौर, पटना, अमृतसर, पुणे। तो मुख्य का केंद्र क्या था? बहावी आंदोलन का पटना था। देख लेते हैं इसको। अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती बहावी आंदोलन से मिली, जो 19वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो प्रवर्तक भारत में इसका कौन था? सैयद अहमद बरेलवी। कहाँ के रहने वाले हैं? रायबरेली के, जो लखनऊ के बगल है। वह अरब के अब्दुल बहाब से प्रभावित हुए, परंतु अधिक प्रभाव दिल्ली के एक संत वली उल्लाह का था। तो मतलब ये किन से प्रभावित हुए हैं? अब्दुल बहाब से और वली उल्लाह से। अब्दुल बहाब कहाँ के हैं? ये अरब के हैं। वली उल्लाह दिल्ली के हैं। सैयद अहमद बरेलवी की महत्वाकांक्षा पंजाब में सिखों और बंगाल में अंग्रेजों को आपदस्थ करके भारत में मुस्लिम सत्ता को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करना था। सैयद अहमद बरेलवी के प्रयत्नों से इस आंदोलन की विचारधारा शीघ्र ही काबुल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत आदि में फैल गई। कुछ समय के लिए इन्होंने 1830 ईस्वी में पेशावर पर कब्जा कर लिया और J.D. कनिंघम के अनुसार सैयद अहमद बरेलवी ने अपने नाम के सिक्के ढलवाए, किंतु उनके द्वारा ढलवाए गए सिक्कों की पुष्टि आधुनिक शोधों से पुष्टि नहीं होती है। 1831-32 में वह बालाकोट की लड़ाई में मारे गए। मारे कब गए हैं? बालाकोट की लड़ाई में 1831 में। सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद पटना इस आंदोलन का केंद्र बना। इस अवधि में आंदोलन का नेतृत्व मौलवी कासिम और विलायत अली, इनायत अली, इलाही बख्श और उनके पुत्र अहमदुल्लाह ने किया। नाम याद रखिएगा सारा। मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली, इलाही बख्श और अहमदुल्लाह। पटना के अतिरिक्त हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत तथा बंबई में भी इस आंदोलन की शाखाएं स्थापित की गई। कहाँ कहाँ पे की गई है? हैदराबाद में, मद्रास में, बंगाल में, संयुक्त प्रांत में और बंबई में इस आंदोलन की शाखाएं स्थापित की गई थी, इतनी जगहों पे। आगे 1857 के विद्रोह में बहावियों ने अंग्रेज विरोधी भावनाओं के प्रसार में बहुत योगदान दिया था। आगे कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? ऑप्शंस क्या हैं? गुरु रामदास ने, गुरु राम सिंह ने, गुरु नानक ने, गुरु गोविंद सिंह ने। तो कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु राम सिंह ने। देख लेते हैं कूका आंदोलन क्या है। कूका आंदोलन अन्य नामधारी आंदोलन बहावी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। तो कूका आंदोलन और से बहावी आंदोलन दोनों शुरू हुआ धार्मिक आंदोलन से, लेकिन आगे जाके राजनीतिक आंदोलन बन गया और इनका उद्देश्य क्या हो गया? अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। आगे देखते हैं। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। इस आंदोलन में भगत जवाहर मल के मुख्य सहयोगी उनके शिष्य बालक सिंह थे। तो जवाहर मल का सहयोगी कौन है? बालक सिंह। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करना तथा इस धर्म को शुद्ध करना था। तो मतलब इनका उद्देश्य क्या था? सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करना। लेकिन आगे किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, जिसका नेतृत्व राम सिंह ने किया। तो नेतृत्व कौन कर रहा है? राम सिंह कर रहे हैं, जब यह राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हुआ है। आगे 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया तथा म्यांमार के मरगुई में इनकी 1885 में मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन की नींव पड़ी। ऑप्शंस क्या है? बंगाल में, पंजाब में, बिहार में, महाराष्ट्र में। तो कूका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी है? पंजाब में पड़ी है। अगला प्रश्न है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, किसका था? ऑप्शंस क्या दिया है? भीलों का, गारों का, गोंडों का, कोलियों का।
तो पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह किसका था? गारो का। आइए देख लेते हैं। पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। यह वस्तुतः गारो जनजाति से संबंधित विद्रोह था, जिसकी शुरुआत करम या करीम शाह द्वारा की गई थी। तो शुरुआत कौन कर रहा है? करम शाह या करीम शाह। पागलपंथी विद्रोह का मुख्य केंद्र बंगाल का शेरपुर और मयमनसिंह, वर्तमान बांग्लादेश में स्थित। तो केंद्र इसका क्या था? बंगाल का शेरपुर और मयमनसिंह, जो अभी बांग्लादेश में है। करम शाह के पुत्र तथा उसके उत्तराधिकारी टीपू या टीटू धार्मिक और राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में टीटू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया और तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक फौजदार और एक कलेक्टर नियुक्त किए। याद रखिएगा, पागलपंथी विद्रोह मुख्यतः एक विद्रोह था। किस जाति का था? गारो जनजाति का था। कहाँ हुआ था? बंगाल और बांग्लादेश। कौन कर रहा है? करम शाह और उसका पुत्र टीटू। पागलपंथ की स्थापना किसने की? ऑप्शंस क्या दिया है? बुल्ले शाह, करम शाह, यदुवेंद्र सिंह, स्वामी शाहजानंद। तो पागलपंथ की स्थापना कौन कर रहा है? करम शाह कर रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन फराजी विद्रोह का नेता था? ऑप्शंस क्या है? आगा खां, दादू मियां, शमशेर गाजी, वजीर अली। तो फराजी विद्रोह का नेता कौन था? दादू मियां थे। देख लेते हैं इसके बारे में। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। यह लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियां ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह आंदोलन 1818 से 1862 ईस्वी के दौरान चलता रहा। 1862 ईस्वी में दादू मियां की मृत्यु के उपरांत यह आंदोलन कमजोर पड़ा तथा उसके कुछ अनुयायी वहाबी आंदोलन से जुड़ गए, किंतु इसके उपरांत भी यह आंदोलन 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों तक सक्रिय रहा। तो इसका सही आंसर क्या? फराजी विद्रोह का नेता दादू मियां। फराजी कौन थे? ऑप्शंस क्या है? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी, आर्य समाज के अनुयायी, दादू के अनुयायी, मुस्लिम लीग के अनुयायी। तो फराजी कौन थे? फराजी थे हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। अगला प्रश्न है, बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शंस क्या है? केरल में, मैसूर में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में। तो बेलूथम्पी ने विद्रोह कहाँ किया था अंग्रेजों के विरुद्ध? ये किए हैं केरल में। ध्यान से देखिएगा, त्रावणकोर या केरल के राजा को ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1805 ईस्वी में सहायक संधि करने पर विवश कर दिया। कब विवश किए हैं? 1805 में। क्या करने के लिए? सहायक संधि। कौन? अंग्रेज। जिससे त्रावणकोर की राजनीतिक स्वतंत्रता का ह्रास हुआ तथा एक बड़ी धनराशि अपने राज्य में अंग्रेजी सेना के रखरखाव के लिए देने पर विवश होना पड़ा। राज्य पर पड़ते आर्थिक बोझ और ब्रिटिश रेजिडेंट द्वारा राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के विरुद्ध त्रावणकोर के दीवान बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। बेलूथम्पी के इस विद्रोह को यद्यप कोचीन राज्य का समर्थन मिला, किंतु अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह को 1809 ईस्वी में दबा दिया गया। तो कब दबाया गया विद्रोह को? 1809 में। शुरू कब हुआ था? 1805 में। अगला है, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। पहला दिया, गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 ईस्वी में हुआ। दूसरा है, गंजाम विद्रोह का नेतृत्व धनंजय ने किया। गुमसूर के विद्रोह का नेतृत्व श्रीकर भांजा ने किया। और लास्ट है, धनंजय श्रीकर भांजा के पिता थे। तो इसमें हमसे क्या पूछ रहा? कौन सा सही है? तो इसमें सही केवल 1, 2, 3 है, चौथा नहीं सही, क्योंकि ये उल्टा लिखा। श्रीकर भांजा के जो बेटे थे उनका नाम था धनंजय। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। इसकी व्याख्या भी हम देख लेते हैं। गंजाम और गुमसुर में विद्रोह की लंबी परंपरा रही, जिसमें गंजाम में 1800 से 1805 ईस्वी का विद्रोह तथा गुमसुर विद्रोह 1835 से 37 में प्रमुख विद्रोह था। गुमसुर में श्रीकर भांजा तथा उसके बाद उसके बेटे धनंजय भांजा द्वितीय के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया? ऑप्शंस क्या है? मतलब रामोसी कृषक जत्था। ऑप्शन है, न्यायमूर्ति रानाडे, वासुदेव बलवंत फड़के, गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फूले। तो रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया? वासुदेव बलवंत फड़के ने।
व्याख्या पढ़ लेते हैं। प्रारंभिक भारतीय क्रांतिकारियों में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति को लोगों को संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया और रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की। फड़के को गिरफ्तार करके आजीवन निर्वासन की सजा दी गई तथा 1883 में आमरण अनशन, कुछ स्रोतों में इनकी मृत्यु का कारण तपेदिक बताया गया, से इनकी मृत्यु हो गई। ध्यान दीजिएगा, रामोसी पृथक जत्था कहाँ स्थापित हुआ है? महाराष्ट्र में स्थापित हुआ है और स्थापना किया कौन है? वासुदेव बलवंत फड़के। आगे है, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? पश्चिमी भारत, पूर्वी घाट, पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट। तो ये कहाँ हुआ था? पश्चिमी घाट में हुआ था। पढ़ लेते हैं। पश्चिमी घाट में रहने वाली रामोसी जाति को लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तर सिंह, याद रखिएगा नाम, चित्तर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया। रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर दिया। 1825-26 ईस्वी में भयंकर अकाल और अन्नाभाव के कारण इन्होंने उमाजी नाइक के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया था। याद रखिएगा, कहाँ हुआ है रामोसी कृषक विद्रोह? पश्चिमी घाट में हुआ है, चित्तर सिंह के नेतृत्व में हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? ऑप्शंस क्या है? बिहार शरीफ, कोल्हापुर, सूरत, सिलहट। तो गडकरी विद्रोह का केंद्र क्या था? कोल्हापुर था। देख लेते हैं गडकरी विद्रोह क्या है। गडकरी लोग मराठों के किलों में काम करने वाले उनके वंशानुगत सैनिक थे। उन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली, मराठा सेना से उन्हें सेवा मुक्त किए जाने और उनकी जमीनों को मामलतदारों की देखरेख के अधीन कर दिए जाने के विरुद्ध 1844 ईस्वी में कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए सरकार को काफी संघर्ष करना पड़ा। कब हुआ है गडकरी विद्रोह? 1844 में। कहाँ हुआ है? कोल्हापुर में हुआ है। क्यों हुआ है? इन लोगों की जमीनें छीन ली गई थी। आगे, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? ऑप्शन है कुकी, खोंद, उराव, नाइकदा। तो इस जनजाति का नाम क्या है? खोंद जनजाति है। देख लेते हैं। खोद या खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वह वस्तुतः स्वतंत्र थे। उन्होंने 1846 से 55 ईस्वी में इस अवधि के पूर्व और उपरांत यह आंदोलन चलता रहा था। यह काल चरण मुख्य रूप से चक्र बिश्नोई के नेतृत्व वाला है। मतलब ये आंदोलन इसके पहले भी चला, इसके बाद भी चला, लेकिन जब सबसे तीव्र था तो वो 1846 से 55 था। नेतृत्व कौन कर रहा है? चक्र बिश्नोई। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिश्नोई ने किया या बिशोई ने किया। इस विद्रोह के मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि या मोरिया प्रथा को प्रतिबंधित करने के प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए करों का आरोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिसके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरिहा एजेंसी गठित की जिसके विरुद्ध खोंडों ने विद्रोह किया, परंतु 1855 ईस्वी के लापता होने के उपरांत यह आंदोलन धीमा पड़ गया। आगे चलकर अंग्रेजों द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। याद रखिएगा कब हुआ? 1846 से 55 में हुआ है। सबसे तीव्र नेतृत्व कौन किया इसका? चक्र बिशोई किए हैं। अगला प्रश्न है, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? ऑप्शंस क्या है? बुद्धू भगत, सिगराय, सुरगा, जतरा भगत। तो कोल विद्रोह का नेतृत्व कौन किया है? बुद्धू भगत किया है। देख लेते हैं इसके बारे में। 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में के रांची, सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम आदि क्षेत्रों में हुआ था। इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक व राजनैतिक था। इस विद्रोह के पनपने का सर्वप्रमुख कारण इन क्षेत्रों के जमींदारों द्वारा भूमि कर को अत्यधिक बढ़ाया जाना था। तो मेन कारण क्या है? जमींदार भूमि कर को अत्यधिक बढ़ा दे रहे हैं। नेतृत्व कौन कर रहा है? बुद्धू भगत। कब कर रहा है? 1831। कहाँ? छोटा नागपुर क्षेत्र। 1832 ईस्वी में बुद्धू भगत की मृत्यु के उपरांत इस विद्रोह का संचालन गंगा नारायण के द्वारा 1832 से 35 तक किया गया। अगला प्रश्न है, 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? ऑप्शंस क्या हैं? कच्छ, पश्चिमी घाट, सिंहभूम, सतारा। तो अभी पढ़ के आ रहे हैं छोटा नागपुर क्षेत्र, तो सिंहभूम इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शंस क्या हैं? सूरत, कालीकट, पूना, बड़ौदा। तो बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ है? ये हुआ है बड़ौदा में। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया। बघेरा विद्रोह गुजरात के ओखा मंडल क्षेत्र में हुआ था। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता से बघेरों से अत्यधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया। 1818 से 1819 ईस्वी के मध्य अंग्रेजी
प्रदेश पर भी आक्रमण किया। यह विद्रोह 1820 ईस्वी के आसपास समाप्त हो गया। तो बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ है? बड़ौदा में हुआ था। इस प्रकार आज का आपका प्रश्न सारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।